वो 50% से 35% उससे छीना जाए और वो 15% में आए। और खासकर जो इन्होंने अभी जो सुदामा कोटा लागू करा है वो EWS वो भी खत्म होना चाहिए और उसको भी काट के उसी 15% में लाया जाए। 15 अपर कास्ट की होनी चाहिए, जिसमें जनरल, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो तीनों 15% में होनी चाहिए। 85% का जो आंकड़ा है उसमें से 52% पर, जो पूरे 100 में से 52% OBC को जाना चाहिए हर जगह। अरे देश पे OBC वालों तुम्हारा कब्जा होना चाहिए। तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा गृह मंत्री, तुम्हारा रक्षा मंत्री, तुम्हारा कानून मंत्री, सारे तुम्हारे होने चाहिए। सरकार तुम्हारी होनी चाहिए हर जगह, मुख्यमंत्री तुम्हारे होने चाहिए, राज्यपाल तुम्हारे होने चाहिए। 52% का तो मालिक होता है सरकार में पूरे देश के अंदर, तो 52% में आपको मालिक होना चाहिए। बिल्कुल बंटवारा होगा, 100% बंटवारा होना चाहिए और हर जगह 52% के हिसाब से उनकी दावेदारी निश्चित की जानी चाहिए 52% के साथ में। और ये जायज भी है। वास्तव में काशीराम साहब ने कहा था कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी देश में हिस्सेदारी। हर जगह हिस्सेदारी उनकी 52%। बिल्कुल जातिगत जनगणना पे मिलेगी, उसके बाद में रिजर्वेशन पे मांग उठेगी, उसके बाद में हर जगह हिस्सा मांगेंगे। देश में उनका 52% हिस्सा है। OBC वालों को कब तक बेवकूफ बनाओगे आप? मैं BJP RSS वालों से बोल रहा हूँ, OBC वालों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? OBC वालों को चंद चमचों को पकड़ के और सारे OBC वालों का हिस्सा खा रहे हो आप, सारी मिलाई मार रहे हो। उनके हिस्से की सारी संपदा, उनके हिस्से के जितने भी आय के साधन सब छीन लिए OBC वालों से। OBC, SC, ST, मोमडन 85% लोग परेशान हैं और 15% देश की सत्ता पे मौज मार रहे हो आप हैं। सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जनता का पैसा, जनता को चूसने का काम किया जा रहा है। अरे एक समय गवर्नमेंट हुआ करती थी जनता को वेलफेयर के लिए, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। जो आज की सरकारें चल रही हैं वो जनता को चूसने के लिए, निचोड़ने के लिए, महंगाई के द्वारा उन्हें मारने के लिए। उनका मैं कह रहा हूँ कॉपी, खाने, दूध, सब पर टैक्स लगा दिया। ये कहाँ का जायज है? VC होंगे, प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, सचिव होंगे। 90 के 90% में लगाइए तुम। यदि 90 सचिव हैं तो उसमें से 52% तो होने चाहिए। कम से कम 45 बैठते हैं, 45-46 कम से कम OBC के सरकार चलाने वाले 45-46 सेक्रेटरी सरकार में होने चाहिए। SC, ST, OBC, मोमडन और माइनॉरिटी, सारे जितने लोग हैं सबकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य को डिस्प्ले करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वास्तविकता निकल के आएगी कि देश के आय के साधन और देश के जो बंटवारा है, जो जमीनों का बंटवारा हुआ, आय के साधनों का बंटवारा हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, स्कूल्स हैं, जितने भी लॉ कॉलेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, या जितने खादान हैं, जितनी संपत्ति है, संपदा है, तो देश की जितनी भी संपत्ति है वो कितने कितने हाथों में, कितने % के हाथों में गई हुई है। तो देखा जाए तो 15% लोगों के हाथों में 90% संपदा देश की आई हुई है। बल्कि जो 85% लोग हैं उनके हाथ में मात्र 10% संपदा उनके हाथ में लगी हुई है। अब जातिगत जनगणना यदि होती है तो उसका ये पूरा खुलासा हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि किसकी जनसंख्या कितनी है, यानी कि कौन सी कास्ट, OBC कितनी है, SC कितनी है, ST कितनी है, माइनॉरिटीज कितनी है। तो उस जनसंख्या के अनुपात में साधनों का बंटवारे की मांग होगी, रिजर्वेशन की मांग होगी, आय के साधनों की मांग होगी। अब OBC के नेता कितने हैं, OBC के जज कितने हैं, OBC के प्रोफेसर कितने हैं, OBC के राज्यपाल कितने हैं, OBC के मंत्री कितने हैं, और OBC के इंजीनियर्स, मगर गवर्नमेंट जॉब में कितना उनका प्रेजेंटेशन है, नेतागिरी में यानी कि राजनीति में उनका कितना हिस्सा है, कितने % है। तो ये आवाज़ उठेगी। इसलिए BJP सरकार को इस बात का दुख हो रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। वो 9-10 साल में भी ये जातिगत जनगणना नहीं कर पाए। जातिगत जनगणना मैं फेवर में हूँ, उससे वास्तविकता पता चलेगी और उसके साथ पूरे देश में भी हो, उसके साथ आय के साधन तो है ही है, उसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है वो भी, उसका भी पता निकल के आएगा। कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग अपने प्राइवेट उनके साधन बिजनेस हैं, और कितने लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, कितने लोग भूमिहीन हैं, कितने लोग भूमि हैं जिन पे। तो ये सब वास्तविकता निकल के आएगी तो पता चलेगा कि 15% लोगों ने 90% लोगों का यानी कि 90% संपदा पर कब्जा कर लिया। अब वो मांग करेंगे, छीनेंगे या कोर्ट में जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, तो वो सरकार बदलने का काम करेंगे। और सरकार जब बदलने का काम करेंगे तो आप सीधे उस समय मांग उठेगी कि हमारा हर जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
हमारा हर जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे हर जगह पद होने चाहिए। और खासकर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, गौतम बुद्ध नगर में, पूरा गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा वोट है ओबीसी गुजरों की वोट है। जब देखा जाए तो वहाँ मात्र 3% वोट ब्राह्मणों की है। जो महेश शर्मा पिछले कई सालों से वहाँ एमपी और वहीं का मंत्री बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी वाले जो हैं, जाट और गुजर, उन्हें पता चल गया कि वास्तव में ही वहाँ हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। तो आने वाले समय में ओबीसी का हिस्सा ज़्यादा होगा देश में, इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है और इसको डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इस ढंग से देखता हूँ कि यदि उन्हें पता लग गया तो उनका चहुमुखी विकास होगा और उस पर काम होगा और सारी सरकारें काम करेंगी। मैं चाहूँगा कि सभी जितने भी राज्य सरकारें हैं वो सब के सब अपने प्रदेश में जातिगत जनगणना के आंकड़े वो जाहिर करें, दिखाए, लोगों को बताएं। साथियों, जातिगत जनगणना पहली बार जब देश में सन 1931 में, जब अंग्रेजों की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कराई थी। जातिगत गणना पहली बार किसी राज्य ने ये डिस्प्ले की है, बिहार ने पहली बार, फर्स्ट टाइम। उसको मैं देखता हूँ कि 52% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो ओबीसी है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं, बल्कि जो बाबा साहब भी कहते थे, मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे, सभी ने बोला, हमारे महापुरुषों ने, जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उसकी देश में उतनी हिस्सेदारी। और पीछे भी बताया है कि 90 इस समय जो सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें मात्र 3 ओबीसी हैं, बाकी जो 87 है वो जर्नल हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, एमएलसी जितने बनते हैं, जो नेता हैं, जितने भी सीट्स हैं, उनका भी बंटवारा होगा कि हमारा परसेंटेज इतना कम क्यों है। वहाँ आवाज़ उठेगी, वहाँ सवाल उठेंगे। ओबीसी वाले ये कहेंगे 52% हमारी देश में जनसंख्या होने के बाद। बिल्कुल, बिहार ने बहुत बढ़िया काम किया, नीतीश की गवर्नमेंट जो वहाँ काम कर रही है बिहार में, उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े, अरे कम से कम किसी ने हिम्मत तो करी। बीजेपी सरकार के सामने हिम्मत ही नहीं है, कोई तैयार ही नहीं हो पा रहा कि हाँ वास्तव में कुछ होना चाहिए। तो इसमें मैं देखना चाहूँगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि हाँ सभी जातियों के लोग वहाँ पर, मतलब सभी नेता, सभी मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना को, आंकड़े को जाहिर करें, बताएं कि वास्तव में यहाँ किस जनसंख्या का कितना अनुपात में यहाँ जनसंख्या है, और उसी अनुपात में सारे साधनों का बंटवारा होना चाहिए। बिल्कुल होगा आरक्षण। आप बताइए, जर्नल ने 50% आरक्षण ले रखा है अपना अलग, बाकी 50% में सारे लोग हैं। आप बताइए, मेरे तो ये कहना है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100% में से 52% यदि जनसंख्या ओबीसी की है तो ओबीसी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उन्हें मांग करनी चाहिए। उन्हें इस बात पर धरना देना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए और अपनी मांग पूरी जायज रखनी चाहिए। हर जगह उन्हें 52% अपने साथ बिल्कुल छोड़ेंगे। जनता में वो पावर है, क्योंकि जनता सरकार को बनाती है। यदि ओबीसी वाले जाग गए और उन्हें पता लग गया कि हाँ वास्तव में ही हमारी 52% दावेदारी, किसी भी कंपनी में यदि किसी कंपनी के 52% शेयर होते हैं, उसको मालिकाना हक होता है, वो मालिक हो जाता है, उसका पूरा कब्जा होता है। 2024 के नुकसान में कितना नुकसान नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से हार रही है। मैंने पहले भी बोला था, 186 सीटों का आंकड़ा गड़बड़ा रहा है। 186 सीट बीजेपी गवर्नमेंट हार रही है और जातिगत जनगणना के आधार पर सारा का सारा ओबीसी वर्ग पूरी तरह से ये जाग चुका है और उसे पता लग चुकी है कि हमारा हिस्सा कहाँ होना चाहिए। तो इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट जो पागल बना रही थी ओबीसीयों को, जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर आकर उन्हें देख पता चला रहा 52% तो हमें इस देश में, हम तो इस देश के मालिक हैं। जब इस देश के मालिक हैं हम, तो हमारी सत्ता में हम भागीदारी होनी चाहिए, हम सत्ता कायम होनी चाहिए, हम सत्ता में बैठने चाहिए। तो इससे 2024 की जो सत्ता है वो ओबीसी के हाथ में जाए। ओबीसी बहुत क्वालिफाइड है। ओबीसी राजाओं ने बड़ा राज किया यहाँ पर, उनकी सत्ता चलती थी, उनकी सरकारें चलती थी। जब उनकी सरकारें थी उनका सब कुछ छीन लिया इन्होंने। आप बताइए, राजा महाराजा ओबीसी वाले रहे, जितने क्रांतिकारी वो ओबीसी वाले रहे, देश को आज़ाद कराने वाले अंग्रेजों से ओबीसी वाले रहे। आज भी ओबीसी जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, हमारा वायु सेना, थल सेना, जल सेना, जितनी भी सेना है वो सब ओबीसी वाला काम कर रहा है। तो देश को जो चलाने का काम कर रहा है वो तो ओबीसी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ओबीसी कैपेबल नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है या लड़ाकू नहीं है या मार्शल कौम नहीं है? अरे ओबीसी वालों ने इनको हक क्यों नहीं मिला? हक इन्हें पागल बना रखा है, इन्हें बना रखा है झूठा हिंदू। जब किसी को झूठा हिंदू बना दिया तो इन्हें पूजा पाठ और घंटा बजाने में लगा दिया है कि आप केवल मंदिरों में घंटा बजाओ। धर्म की जो अफीम होती है, जो धर्म की नशा जो होता है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, उसका नशा उतरने का नाम नहीं लेता। इसलिए ओबीसी वालों को पूजा पाठ में डालकर उन्हें देवी के चक्कर में, कावड़ के चक्कर में, रामलीला के चक्कर में, सबको चक्कर में लगा के, और आप, मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ,
आप आदित्यनाथ योगी जैसे मंदिर मठ में से निकलकर मुख्यमंत्री का पद मान लो। यदि मंदिर में कुछ होता तो आप मुख्यमंत्री बनते क्या? साध्वी प्रज्ञा यदि सेवा करती मंदिर में तो क्या आप मंत्री बनती क्या? तो जो बाबाजी लोग, जो साधु लोग, जिन्हें भगवान के नाम से आत्मा परमात्मा में विलीन होना चाहिए, भगवान के नाम में विलीन होना चाहिए, वो राजनीति कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो देश की सत्ता संभाल रहे हैं। इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं है फिर मंदिरों में। तो आपने ओबीसी वालों को धर्म के चक्कर में, कुरीतियों के चक्कर में, कस्टम्स के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में, नवरात्रियों के चक्कर में, दुनिया भर के पूजा पाठ के चक्कर में आपने उन्हें डाल दिया और शिक्षा से दूर कर दिया। जब शिक्षा से दूर हो जाता है आदमी तो उसे ज्ञान सोचने का तरीका नहीं होता, वो सोचता है कि यही हमारे सब कुछ हैं। तो ओबीसी वाले पढ़ लिख कर ऊपर आ रहे हैं, ओबीसी वाले जज बनने हैं, ओबीसी वाले प्रोफेसर बनने हैं, डीएम बनने हैं। ओबीसी वाले कहाँ नहीं है, ओबीसी बॉर्डर पर लड़ रही है ओबीसी वाले। तो मैं कहूँगा ओबीसी वाले पहले से बहुत इंटेलिजेंट रहे, एससी एसटी माइनॉरिटी सब इंटेलिजेंट रहे। यदि किसी ने भैंका कर दुनिया को और बेईमानी का खाया है तो इन जर्नल वालों ने खाया है। साथियों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों